वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। डेट होगी आज की 13 अगस्त। चलिए देखते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया? बताइए इनमें से किसे नियुक्त किया आरबीआई ने बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन के लिए? इसका सही उत्तर होगा सी, नीरज चोपड़ा। जी हाँ, ऑफकोर्स भारत के गोल्डन मैन नीरज चोपड़ा। आरबीआई ने लोगों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ आगाह करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया। आरबीआई ने शुरू किया, यह भी हमें याद रखना है। नए अभियान के तहत आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया। केंद्रीय बैंक ने लोगों को थोड़ा सतर्क रहने को कहा, क्योंकि ऐसा करना उन्हें काफ़ी परेशानियों से बचा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो है वो देश में पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित करेगा? देश का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इसका सही उत्तर होगा डी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत इस साल 20 अक्टूबर को जो है देश में पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की बैठक जो है उसका विषय डिजिटल भारत के लिए समावेशी इंटरनेट, यह उसका विषय है, थीम। भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज यानी निक्सी, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और समन्वय समिति भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 के अध्यक्ष ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 के शुभारंभ की घोषणा की थी। तो किस मंत्रालय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न, मौजूदा सिंधु जल संधि के अनुसार किन 3 नदियों का सारा पानी जो है वो भारत को अप्रतिबंधित रूप से आवंटित किया गया? बताइए इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग। इसका सही उत्तर होगा सी, सतलुज, ब्यास और रावी। ये 3 नदियां ऐसी हैं जिसका पानी जो है पूर्णतः भारत के लिए आवंटित किया गया था। एक संसदीय समूह ने बेसिन में जल आपूर्ति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और समझौते में शामिल नहीं की गई अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत करने की सिफारिश की कि यह संधि साइन करते समय जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव होंगे उन चुनौतियों को जो है शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए फिर से बातचीत करने की सिफारिश की गई। 5 अगस्त 2021 को जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने लोकसभा के समक्ष रिपोर्ट पेश की। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के अनुसार सतलुज, ब्यास और रावी नदी के सभी जल अप्रतिबंधित रूप से भारत को आवंटित किए गए और पश्चिमी सिंधु, झेलम और चिनाब नदी, ये 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आई थी और ये 3 सतलुज, ब्यास और रावी भारत के। अगला प्रश्न, गोगरा क्षेत्र हाल ही में चर्चा में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है? बताइए। गोगरा क्षेत्र, इसका सही उत्तर होगा बी, लद्दाख में। न्यूज़ में क्यों था इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो भारत और चीन के ने जो है पूर्वी लद्दाख में स्थित गोगरा क्षेत्र में अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया। यह कदम भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच हुई वार्ता के 12वें दौर के बाद आया। 31 जुलाई को पूर्वी लद्दाख में चुशुल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर आयोजित किया गया था। मई 2020 में इस क्षेत्र में सेना जो है आमने सामने की स्थिति में है। मई 2020 से थी, अब यह पीछे हट गई। दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी कहाँ किस किस के बीच की सीमा है? भारत और चीन। अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में किस संगठन ने युद्ध में अपनी पहली महिला अधिकारियों को शामिल किया? मतलब इनमें से ये जो बल हैं भारत के, इंडियन आर्मी के, हमें बताना है कि किसने पहली बार जो अपने ऑफिसर्स पद है वो महिलाओं पर दिया, यानी महिला नियुक्त की ऑफिसर्स पद पर। इसका सही उत्तर होगा आईटीबीपी, बी आंसर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जो है युद्ध में अपनी पहली महिला अधिकारियों को शामिल किया। 8 अगस्त को आईटीबीपी ने मसूरी स्थित आईटीबीपी अधिकारियों की प्रशिक्षण अकादमी
में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युद्ध में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों को कमीशन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी ने आईटीबीपी के महानिदेशक एस देसवाल के साथ सीमा सुरक्षा बल के कई अज्ञात तथ्यों और तस्वीरों वाली एक बुक, कौन सी, हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी पुस्तक का भी विमोचन किया। तो 2 महिला अधिकारी ऐड हुई हैं आईटीबीपी में पहली बार। जायद तलवार 2021 अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ? बताइए। यह नौसेना अभ्यास है जायद तलवार। इसका सही उत्तर होगा डी, भारत और यूएई के बीच, संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के बीच आबू धाबी के तट पर जायद तलवार 2021 अभ्यास आयोजित किया गया। फारस की खाड़ी में तैनात 2 इंटीग्रल सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टरों के साथ INS कोच्चि ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी ने हिस्सा लिया? INS कोच्चि। संयुक्त अरब अमीरात ने UAE अल दफरा, एक बायनूना क्लास गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट और एक SS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर के साथ भाग लिया। अभ्यास के हिस्से के रूप में जहाज ने सामरिक युद्धाभ्यास, ओवर द होराइजन टारगेटिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अभ्यासों को अंजाम दिया। तो हमें मोटा मोटा यह याद रखना है, यह भारत और UAE के बीच हुई कौन सी? जायद तलवार 2021 अभ्यास। क्या है? नौसेना अभ्यास। अगला प्रश्न, टोक्यो 2020 ओलंपिक जो हाल ही में खत्म हो गया, पद तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? बताइए इनमें से। इसका सही उत्तर होगा सी, अमेरिका। अमेरिका जो है वो मेडल टैली में टॉप पर रहा। 8 अगस्त 2021 को IOC प्रमुख थॉमस बाख द्वारा टोक्यो 2020 खेलों को बंद करने का घोषित किया। टोक्यो समापन समारोह में जो है 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में। तो 2024 खेलों के लिए ओलंपिक ध्वज पेरिस के मेयर एनी हिंडाल्गो को दिया गया 39 स्वर्ण पदकों के साथ। 39 स्वर्ण पदकों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है, जो चीन से सिर्फ एक है, यानी चीन दूसरे स्थान पर है 38 स्वर्ण पदकों के साथ। मेजबान जापान 27 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर, ब्रिटेन 22 के साथ चौथे पर और रूस जो है 20 स्वर्ण पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा। भारत का स्थान देखें तो 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य के साथ 48वें स्थान पर भारत रहा। कमोडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव, ये इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें महावीर चक्र किस वर्ष सम्मानित किया गया था? महावीर चक्र से। इसका सही उत्तर होगा ए, 1971 में। 1971 की जो वॉर थी उसमें ये नौसेना के अधिकारी थे। 1971 के युद्ध नायक कोमोडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1971 के युद्ध नायक और वर्ष 1971 में महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कोमोडोर कासरगोड, उनका 9 अगस्त को निधन हो गया। राव जो है एक वीर सेवा मेडल प्राप्त करता थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को, जो आज बांग्लादेश है, उसको आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राव ने पश्चिमी बेड़े के एक छोटे आकार के कार्य समूह का नेतृत्व किया था। ऑपरेशन कौन सा चलाया था? ऑपरेशन कैक्टस लिली, सर क्रीक के आसपास। उसके हिस्से में कराची के तट पर एक आक्रामक अभियान चलाया था। उन्होंने 4 दिसंबर 1971 की रात को दुश्मन के पानी में समूह का नेतृत्व किया और 2 विध्वंसक, एक माइन स्वीपर को डुबो दिया था। तो इनका हाल ही में निधन हुआ। 1971 में इन्हें महावीर चक्र प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर UNSC उच्च स्तरीय खुली बहस की अध्यक्षता किसने की? हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, इनमें से बताइए किसने अध्यक्षता की? इसका सही उत्तर होगा डी, नरेंद्र मोदी ने यह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा पर जोर देते हुए समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर UNSC उच्च स्तरीय खुली बहस का जो है अध्यक्षता की। 8 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा एक्टर्स द्वारा संयुक्त रूप से समुद्री खतरों से निपटने के लिए आह्वान किया, क्योंकि उन्होंने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। तो किसने की? नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? बताइए इसमें से। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इसका सही उत्तर होगा सी, 2021 को। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। यह 4 बहुत इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। शांति और विश्वास, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फल और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और बाल श्रम के उन्मूलन, ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही कैथोलिक चर्च ने 2021 को सेंट जोसेफ वर्ष घोषित किया। तो हमें ये 5 फैक्ट्स याद रखने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा लहासा गोंगावर हवाई अड्डा। लहासा गोंगागर हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? बताइए। यह तो हमें लहासा शब्द देखते ही पता चल गया, यह चीन से संबंधित होगा। चीन इसका सही उत्तर होगा। लहासा जो है वो तिब्बत की राजधानी है। चीन ने तिब्बत के लहासा हवाई अड्डे पर अपने नवनिर्मित टर्मिनल को चालू किया, इसलिए यह न्यूज़ में था। यह टर्मिनल तिब्बत का सबसे बड़ा टर्मिनल होगा, जिसे रणनीतिक हिमालय क्षेत्र में परिवहन बुनियादी ढांचे के विस्तार के रूप में खोला गया। यह तिब्बत को दक्षिण एशिया के लिए वैश्विक रसद केंद्र यानी लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में उभरने में मदद करेगा। यह टर्मिनल यात्री और कार्गो परिवहन दोनों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। हवाई अड्डा विस्तार परियोजना 603 मिलियन अमेरिकी डॉलर से पूरी की गई। तो कहाँ है लहासा हवाई अड्डा? चीन में। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 यह हाल ही में संसद में पास किया गया। इसके तहत कितने अपीलीय ट्रिब्यूनल को समाप्त कर दिया जाएगा? बताइए। जो अपीलीय ट्रिब्यूनल्स हैं उसको समाप्त कर दिया जाएगा इस बिल के तहत। इसका सही उत्तर होगा सी, 9। इनमें से एक कौन है? फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण FCAT सहित 9 अपीलीय न्यायाधिकरणों को खत्म करने की मांग वाले एक विधेयक को संसद ने 9 अगस्त को प्रस्तावित कानून पारित करके राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया गया। यह इसलिए न्यूज़ में था। न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2021 को इसके द्वारा अनुमोदित किया गया था 3 अगस्त को लोकसभा में। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के बयान के अनुसार ऐसे न्यायाधिकरण या प्राधिकरणों के समक्ष लंबित सभी मामलों को वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो कितने हैं? 9। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? बताइए। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका सही उत्तर होगा ए, 122। 10 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा सूची यह जारी की जाती है। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों में युवा लोगों की स्थिति को मापने वाले एक नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर रहा। सिंगापुर शीर्ष स्थान पर, जबकि नाइजर सबसे लास्ट रहा। युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक भागीदारी जो है इसके हिसाब से 0 यानी न्यूनतम और 1 उच्चतम यह स्कोर दिया जाता है और इसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है। तो भारत का स्थान रहा 122वां। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा भारत के राज्यों को प्रदान किया जाता है? हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट।
जो PDRD है यह किस अनुच्छेद में है संविधान के, बताइए। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट है आर्टिकल 275 बी आंसर होगा। PDRD संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत भारत के राज्यों को प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किस्तों में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुदान जारी किया गया, इसीलिए यह न्यूज़ में था 275 आर्टिकल। अगला प्रश्न आ गया, देखो। वित्त मंत्रालय द्वारा भारत के राज्यों के लिए पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट के रूप में कितनी राशि जारी की गई, बताइए। हमें बताना है कितने पैसे दिए गए स्टेट्स को केंद्र सरकार द्वारा। इसका सही उत्तर होगा सी, 9,871 करोड़ रुपए प्रदान किए गए वित्त मंत्रालय ने 9 अगस्त को। राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की अपनी 5वीं मासिक किस्त 9,871 रुपये जारी किए गए अगस्त की। इस किस्त के जारी होने के बाद पात्र राज्यों को चालू वित्त वर्ष में PDRD के रूप में कुल 49,355 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को PDRD अनुदान देने की सिफारिश की थी 15वें आयोग ने। चलिए बताइए 15वां जो फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके बताइए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसेना अभ्यास कौन सा अल मोहिद अल हिंदी 2021 में भाग लिया, बताइए। किस देश के साथ यह अभ्यास किया, अल मोहिद अल हिंदी किया, बी सऊदी अरब के साथ। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रिश्तों रक्षा संबंधों को गवाही देते हुए INS कोच्चि ने इसमें भाग लिया। UAE में भी INS कोच्चि ने लिया था, यहाँ भी INS कोच्चि ने। भारतीय पश्चिमी नौसेना बेड़े का प्रमुख विध्वंसक है यह। अगस्त 2021 को पोर्ट अल जैबूल पहुँचा, यानी पोर्ट अल जैबूल भी कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब में। रियाद में भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक बयान के अनुसार जहाज की यात्रा दोनों देशों के बीच पहले नौसेना अभ्यास, यह पहला नौसेना अभ्यास है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अल मोहद अल हिंदी 2021। अगला प्रश्न, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया, बताइए। हाल ही में अभी हमने पढ़ा था पीछे ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए। 28वें आसियान क्षेत्र मंच ARF ने विदेश मंत्रियों की बैठक की। इस बैठक को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, बताइए। किस देश ने इस बैठक की अध्यक्षता की। एशियन रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 28वीं थी। इसका सही उत्तर होगा ए ब्रुनेई। ब्रुनेई ने इसकी अध्यक्षता की। भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 28वें आसियान क्षेत्र मंच के विदेशी मंत्रियों की बैठक भारत के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। बैठक को ब्रुनेई दारुसलाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ARF सदस्य जो है उन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ ARF की भविष्य की दिशा पर भी विचार आदान प्रदान किया। तो भारत की तरफ से राजकुमार रंजन सिंह गए और ब्रुनेई ने इसकी अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए। इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल है नेशनल नहीं। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को, बी आंसर होगा। चलिए बताइए नेशनल यूथ डे जो राष्ट्रीय है हमारा, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। दुनिया भर में युवा मुद्दों की और सरकार और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन समाज की बेहतरी के लिए युवाओं द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। अब की बार की थीम देखते हैं 2021 की, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। ये थी अब की बार की थीम, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की।
थोड़ा पुराना प्रश्न है। बताइए, राजीव गांधी अवार्ड इन आईटी सेक्टर किस स्टेट गवर्नमेंट ने घोषणा की? इसका सही उत्तर होगा सी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी यानी आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की। तो यह था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।